हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां डीएमके के विज्ञापन में चीन का झंडा होने पर भड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बताएंगे दोस्तों क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ आपको बताएंगे इस पाकिस्तानी को सुनकर एंकर की हुई बोलती बंद। कहा भूल जाओ कश्मीर, हम भारत से नहीं लड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ये बात कही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ चीन ने चोरी छिपे भूटान के क्षेत्र पर कर दिया रातों रात कब्जा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पूरे देश में मच गया हड़कंप। साथ ही साथ आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ से अभी की सबसे बड़ी खबर, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बने रहेगा आप लोग वीडियो का अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से स्वागत करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां तमिलनाडु से बड़ी खबर। डीएमके के विज्ञापन में चीन का झंडा होने पर भड़के पीएम मोदी जी। कहा हमारी योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इसरो के लॉन्च पैड को जारी किए गए विज्ञापन में चीन का झंडा होने पर द्रविड़ मुन्नेम कड़म पर निशाना साधा और इसरो के वैज्ञानिकों का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके ऐसी पार्टी है जो कोई काम नहीं करती बल्कि झूठा श्रेय लेने के लिए आगे खड़ी रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी। मुझे अन्ना मलाई ने भी अभी बताया कि इन लोगों ने इसरो के लॉन्च पैड का श्रेय लेने के लिए चीन के झंडे का स्टिकर चिपका दिया है। इस पार्टी ने हमारी योजनाओं पर अपना स्टिकर लगाकर जनता के बीच अपना झूठा प्रचार करने का काम किया है। उन लोगों ने भारत के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके नेता अंतरिक्ष में भारत की प्रगति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। वे अंतरिक्ष में भारत की प्रगति देखना नहीं चाहते। उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो टैक्स देते हैं वे इसे उस तरह के झूठे विज्ञापनों पर खर्च कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके के लोग भारत की अंतरिक्ष सफलता को दुनिया के सामने साझा नहीं करना चाहते। इसी के साथ उन्होंने जनता से कहा कि अब समय आ गया है कि डीएमके को इसकी सजा दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते किसी भी पार्टी, भारत का चाहे कोई भी पार्टी हो दोस्तों, उसके विज्ञापन में चीन का झंडा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से ये गलत है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलेगा। अगली खबर की बात करें, जहां भूल जाओ कश्मीर, हम भारत से नहीं लड़ सकते। जी हां, इस पाकिस्तानी को सुनकर एंकर की बोलती हो गई बंद। जी हां, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान फौज का बजट भारत की फौज के बजट के बराबर हो जाए, उससे मुकाबला करने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये सब्जेक्ट ही गलत है। किससे कंपेयर करना है आपको? आपके फौज के बजट का बेस क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या भारत से जंग लड़नी है? आपके ईस्टर्न साइड में इंडिया है, उसका बजट पाकिस्तान से कई ज्यादा गुना है। आप लड़ना चाहते हो? एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपने ही मुल्क के लोगों को ये कहते हुए आईना दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी एंकर भारत से जंग पर सवाल कर रहा था। इस पर पाकिस्तान के सीए और फेडरल रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन रहे मोहम्मद शब्बर शैदी ने अपने ही देश की पोल खोलकर रख दी। दरअसल आए दिन पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के नेता अपने हितों को साधने के लिए भारत से जंग की बातें करके जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में जैदी की बात को सुनकर पाकिस्तानी एंकर की बोलती ही बंद हो गई। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि ठीक लड़ना नहीं तो बराबरी करना चाहते हो? एंकर ने जवाब दिया ख्वाहिश तो है बराबरी करने का। एक्सपर्ट ने कहा बराबरी करने के लिए पैसे हैं? नहीं है ना, तो फिर अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। कश्मीर को भूल जाओ। बहरहाल दोस्तों, इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है कि आज तुम कहां पर लाइक करते हो और भारत कहां प्रगति पर पहुंच चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस एक्सपर्ट को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चीन ने चोरी छिपे रातों रात भूटान क्षेत्र पर कर दिया कब्जा। जियो कोआंग गांव किया आबाद। जी हां, चीन का विस्तारवादी पागलपन अब भूटान में भी दिखने लगा है। चीन ने भूटान के जिया कोआंग गांव पर अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। चीन द्वारा निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार एक दशक पहले इन गांवों का निर्माण शुरू हुआ था, जिन्हें अब ड्रैगन ने आबाद करना शुरू कर दिया है। इन गांवों के लिए निवासी मिलने में देरी संभवतः तिब्बतियों की इन क्षेत्रों में आबादी बसाने की अनिच्छा के कारण है। नवीनतम समाचार रिपोर्टों के अनुसार ये 2 स्थानों पर हो रहा है। पहला अरुणाचल प्रदेश के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और दूसरा भूटान के अंदर। दोनों गांवों में हालांकि बसे हुए लोगों की संख्या मामूली है, फिर भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने नागरिकों को सीमा पर और सीमा पार भूटान में कुछ स्थानों पर बसाने की योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। ये एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है, क्योंकि चीन अंततः इन बसे हुए आबादी का उपयोग इन क्षेत्रों पर अपना दावा करने के लिए करना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में चीनी नागरिकों ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित घाटी और तवांग सेक्टर के पार एलएसटी के किनारे बने कुछ गांव पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पहुंचा पाकिस्तानी ड्रोन, सेना गोलीबारी कर खदेड़ा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने पर एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टरों में कुछ अग्रिम भारतीय चौकियों पर कुछ देर तक चक्कर लगने के बाद ड्रोन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वापस लौट गया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना
मंगलवार देर रात हुई, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान इसलिए चलाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ड्रोन से कोई हथियार या मादक पदार्थ तो नहीं गिराया गया। उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहाँ चीन की दुखती रग है भारत का हांगकांग हिंद महासागर में फेल होगा ड्रैगन का प्लान, मालदीव तक कसेगी नकेल। जी हाँ, मालदीव से लेकर म्यांमार तक हिंद महासागर में फुफकार रहे चीनी ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत सरकार के निशाने पर चीन की दुखती रग है, जिसे दुनिया मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानती है। इंडोनेशिया से सटे इस संकरे समुद्री रास्ते से ही दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन पश्चिम एशिया, भारत और यूरोप के ज्यादातर देशों से व्यापार करता है। इसी मलक्का स्ट्रेट से ही जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी दुनिया का व्यापार होता है। मलक्का स्ट्रेट के इसी व्यापारिक मार्ग के पास भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत सरकार अब चीन की हिंद महासागर में बढ़ती धमक को करारा जवाब देने के लिए अपने ग्रेट निकोबार द्वीप को हांगकांग में बदलने की तैयारी कर रही है। भारत का ये हांगकांग जहां आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, तो वहीं समुद्र के अंदर हिंदुस्तान की जोरदार सैन्य ताकत का प्रतीक भी होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के ग्रेट निकोबार को आर्थिक और सैन्य केंद्र के रूप में बदलने के प्लान पर कई पर्यावरणविदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। अगली खबर बता दें, भारत ने WTO में ठुकराया चीन नेतृत्व वाला निवेश सुविधा प्रस्ताव, कहा यह व्यापार का विषय ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में निवेश करने को लेकर चीन के एक प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि यह गैर व्यापार का विषय है और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दायरे से बाहर है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कहते हुए जानकारी दी है। चीन के नेतृत्व में 130 से अधिक देशों का एक समूह विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनने के लिए विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा प्रस्ताव पर जोर दे रहा है। ये राष्ट्र चाहते हैं कि यहाँ 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में यह मुद्दा आए। जी हाँ, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में लागू होगा भारत का मोदी मॉडल, क्या वाकई में पीएम मोदी का मॉडल पाकिस्तान में लागू होगा? पूर्व पीएम की बेटी मरियम नवाज का क्या है प्लान, बता दें। क्या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं? दरअसल दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ से पेश विकास का प्लान पीएम मोदी के आर्थिक नीतियों से मिलता जुलता नजर आ रहा है। मरियम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। पीओके के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने नवाज के विकास मॉडल की तुलना भारतीय पीएम के आर्थिक मॉडल से की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी, आर्थिक गतिविधियां, किसानों के लिए बाजार और सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य व्यवस्था, मरियम जो सभी बातों का 5 साल के कार्यकाल में लागू करना चाहती है, वो मोदी का आर्थिक मॉडल है। हाल ही में उन्होंने चुनाव में जीत के बाद विजय भाषण में पंजाब के सामने विकास की योजना रखी। उन्होंने कहा कि वो पंजाब को इकोनॉमिक हब बनाने के लिए नीतियां तैयार करेंगी। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत की मदद से तालिबान ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, मुनीर की चाल फेल, 20,000 की नौकरी पर खतरा। जी हाँ, टीटीपी ने के खूनी हमलों के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश में जुटी पाकिस्तानी सेना और वहां की कठपुतली सरकार को करारा झटका लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान की सरकार पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जहां पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया, वहीं चारों तरफ जमीन से घिरे अफगानिस्तान के व्यापार को भी रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बॉर्डर को बंद करने से तालिबान झुक जाएगा, लेकिन अब अफगान सरकार ने इसका तोड़ निकाल लिया है। तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह का इस्तेमाल दुनिया से सामान मंगाने और अपना माल भेजने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे अफगान आयात निर्यात में 70% की गिरावट आ गई। नेक्स्ट खबर बता दें, अब सीबीआई के फेरे में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पूछताछ के लिए बुलाया गया। जी हां, आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को बतौर गवाह 29 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। पूरा मामला समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री रहते अवैध खनन से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक 150 सीआरपीसी में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव सीबीआई और ईडी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं। वे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के वक्त सरकार सीबीआई और ईडी को राजनेताओं के पीछे छोड़ देती है। ऐसे में अब सीबीआई के समन पर भी यूपी की सियासत गरमाने वाली है। अखिलेश यादव को समन को लेकर अब समाजवादी पार्टी आक्रामक रुख अपना सकती है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव सीबीआई के समन पर गुरुवार को पेश नहीं होंगे। जी हाँ, दरअसल 2012-13 में मुख्यमंत्री रहते खनन विभाग अखिलेश यादव के पास था। उस वक्त अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप भी लगे थे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।